ठीक है, देखिए तो ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सबसे आखिरी टॉपिक में हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि कैसे एक आर्मेचर कॉइल को अगर हम दो मैग्नेट्स के बीच में किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से लगातार रोटेट कराएं तो उस आर्मेचर कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा का मतलब जो वोल्टेज पैदा होगा वो वोल्टेज कुछ इस टाइप का आया था। आपको याद होगा E इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसमें मैंने कहा था साइन हो चाहे कॉस हो, उसके इस साइड में जो कुछ भी होता है वो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है विथ पॉजिटिव साइन, और यही इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू भी होती है विथ नेगेटिव साइन। तो अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को E इज इक्वल्स टू समथिंग ई नॉट साइन ओमेगा टी कह दें तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन बी ए ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? एसी। एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस चैप्टर में अब हम जो वोल्टेज लेंगे, क्योंकि एसी करंट एसी जनरेटर ही ना पैदा करेगा, तो वो जो वोल्टेज लेंगे वो हम ये वाला वोल्टेज लेंगे। अब इस चैप्टर में हम वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट कर लेंगे और लिख देंगे V बराबर कितना होता है? V नॉट साइन ओमेगा टी। इस चैप्टर में V नॉट की वैल्यू इतनी होती है, इसका कोई खास यूज नहीं है। बस समझिए V नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात कि AC का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, बोलिए ना। और ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा करने वाले सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, इससे पहले के चैप्टर्स में वोल्टेज को जिस सेल से पैदा किया जाता था उस सेल को ऐसे ना रिप्रेजेंट किया जाता था जिसमें ये हाई पोटेंशियल होता था और ये लो पोटेंशियल होता था। इसके नीचे इसका ईएमएफ लिखा जाता था। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 10 वोल्ट का है तो ये जो सेल है वो हमेशा ही 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा, जिसमें इधर वाला हाई पोटेंशियल पर रहेगा और इधर वाला लो पोटेंशियल पर रहेगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको अगर आप किसी चीज़ के साथ जोड़िएगा ना तो कभी इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि इधर हाई पोटेंशियल हो जाए और एक सेकंड रुकिए, और इधर क्या हो जाए? लो पोटेंशियल हो जाए। सही है? अच्छा, ना सिर्फ ईएमएफ अपना पोलैरिटी चेंज करेगा। ईएमएफ पोलैरिटी चेंज करने का क्या मतलब हुआ कि कभी इधर वाला हाई पोटेंशियल होगा तो कभी उधर वाला हाई पोटेंशियल होगा? अरे बोलो। बल्कि इसका ईएमएफ अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। जैसे कभी इधर हाई पोटेंशियल है, बोलो इधर क्या है? लो पोटेंशियल है, तो ये वोल्टेज पहले तो बढ़ेगा 0 वोल्ट से 2 वोल्ट 4 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट तक में भी जाएगा। फिर वो वोल्टेज लगातार कम होने लगेगा। 10 वोल्ट 8 वोल्ट 6 वोल्ट होते होते कितना? 0 होगा। बोलिए, अब फिर इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो अगर इसको हमने किसी मान लीजिए इसको अगर हमने इसको अगर इसको अगर हमने किसी रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, तो इसके वोल्टेज को तो हम कैसे लिखेंगे? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे ना। ठीक है, ये जो करंट सप्लाई करेगा वो करंट भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता रहेगा। बोलिए, जैसे होगा क्या कि अभी स्विच ऑन किया आपने, तो अभी तो ये खैर कोई करंट नहीं भेजेगा क्योंकि अभी अभी स्विच ऑन किया। अब क्या होगा कि इस डायरेक्शन में करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी जाहिर सी बात है कि ये अभी हाई पोटेंशियल और ये अभी लो पोटेंशियल की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो करंट बढ़ेगा। मान लीजिए 1 एम्पियर गया, फिर 2 एम्पियर जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा, 5 एम्पियर गया मान लीजिए। अब 5 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट इसमें गया, उसके बाद ये करंट धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक मिनट थोड़ा प्लीज इधर देख लीजिए। 5 एम्पियर से ये कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन यही रहेगा। अरे बोलो, फिर 4 एम्पियर से 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 हो जाए। अब क्या होगा? अब करंट इस डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगा।
यानी अब ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल और ये क्या हो जाएगा बताइए, और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। अब इधर से 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, फिर वो करंट कम होना शुरू होगा। अरे बोलो यार, कम होना शुरू होगा। ये 4 एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर 0, फिर इधर से बढ़ना शुरू होगा, मतलब ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर हम इसमें जाने वाले करंट को क्या क्या कर दें, अनडू कर दें। अच्छा समझ गए। हाँ गुड, थैंक यू। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वोल्टेज तो वेरिएबल है ही, इसके अंदर का करंट भी वेरिएबल हो जाएगा। और करंट को अगर फिलहाल के लिए हम लोग आई बराबर कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी से दिखा दें, और अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो बाबू ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ v बराबर क्या लिखते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, और इस पर हम लोग टाइम को रखते हैं, तो आपको याद होगा कल हम लोग देख रहे थे कि ग्राफ ऐसा ही ना बनेगा, जिसमें बताइए ये वाली जगह होगी प्लस में वी नॉट, ये वाली जगह होगी माइनस में वी नॉट। क्या दिखा रहा है ये, कि शुरू में तो वोल्टेज 0 है, फिर वोल्टेज वह बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर वोल्टेज घटते 0 होगा, और फिर वोल्टेज अपना डायरेक्शन बदल लेगा। अब नेगेटिव में बढ़ते मैक्सिमम होगा, घटते 0 होगा। अरे बोलिए, फिर सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। इवन अगर हम करंट के लिए भी ड्रॉ करेंगे, बोलिए ना, मान लीजिए कि भी की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, अगर हम आई भी रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी है उसकी जगह पे अगर हम लोग आई रख लेते हैं, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का जब ग्राफ आप ड्रॉ करिएगा, तो ये प्लस में आई नॉट और ये क्या माइनस में आई नॉट। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले तो करंट बढ़ेगा, बढ़ते मैक्सिमम होगा। जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है बढ़ते 5 एम्पियर, फिर वही करंट कम होना शुरू हो जाएगा, फिर करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ऐसा करके कुछ होता है। अरे बोलो, अब देखिए सवाल ये है कि यहाँ करंट और वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। वेरिएबल, तो जब भी चीज़ें वेरिएबल होती हैं ना, तो हम एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अरे बोलो, हाँ, क्योंकि हर इंस्टेंट पे ना करंट बदल रहा है, हर इंस्टेंट पे ना वोल्टेज बदल रहा है, तो किसी को हमको बताना है कि फलाने सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप वेरिएबल करंट तो नहीं बता पाइएगा कि देखिए अभी 0 एम्पियर, अभी 1 एम्पियर, अभी 2 एम्पियर, क्योंकि वो इतनी तेजी से बदल रहा है ना कि आपके बताते बताते वो बदल जाएगा। बोलिए ना, हाँ, तो इसलिए हमको कुछ एवरेज निकालना होता है। तो एवरेज हम 2 टाइप का निकालते हैं, एक होता है नॉर्मल एवरेज, अरे नॉर्मल एवरेज नहीं, मतलब एक होता है जस्ट एवरेज, और एक होता है आरएमएस। क्या होता है, आरएमएस। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा फॉर्मूला बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक है, बाद में उसको हम लोग डिराइव करेंगे। अरे बोलिए ना, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं बाबू, कि अगर कभी साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू की बात की जाए ना, साइन ओमेगा टी के एवरेज वैल्यू की बात की जाए, 0 से लेके एक फुल टाइम पीरियड तक, तो वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन साइन ओमेगा टी के एवरेज वैल्यू की बात की जाए 0 से लेके हाफ टाइम पीरियड तक, तो वो होता है 2/पाई। अरे बोलो, अगर बाबू साइन स्क्वायर ओमेगा टी के एवरेज वैल्यू की बात की जाए, तो वो 0 से एक टाइम पीरियड तक हो, अच्छा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से लेके हाफ टाइम पीरियड तक हो, सबकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ ही होती है। क्लियर है? तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कितनी होगी एक टाइम पीरियड के लिए, चाहे आधे टाइम पीरियड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंस वी नो दैट कि v इज इक्वल टू होता है v नॉट साइन ओमेगा टी ना जी। मैंने अभी शॉर्टकट वाला बता देता हूँ, बाद में हम लोग लॉन्ग कट वाला डेरिवेशन करेंगे। तो हमको इसका एवरेज वैल्यू ना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज फ्रॉम 0 टू t अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी लेना होगा फ्रॉम 0 से लेके एक टाइम पीरियड तक। वी नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एवरेज वो खुद होता है। अगर हर सब्जेक्ट में तुम्हारा 70 ही आया है, तो एवरेज भी कितना हुआ, 70 होता है। एवरेज में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, आप इसको बाहर निकाल लीजिए। अरे बोलिए ना, और अंदर में क्या बच गया, साइन ओमेगा टी ना बच गया, तो साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए कितनी होती है, 0 होती है।
यानी कि वोल्टेज जो होगा एक टाइम पीरियड में कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि ना हमको चाहिए वोल्टेज की वैल्यू, सॉरी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू फॉर क्या, हाफ टाइम पीरियड, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बस सेम चीज रहेगा, यहाँ हाफ टाइम पीरियड लिखा जाएगा। तो वी नॉट तो एक बार फिर से बाहर ही निकलेगा और अंदर में बचा रह जाएगा साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर क्या, हाफ टाइम पीरियड। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/पाई होती है। तो मिला जुला के बताइए कि हाफ टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, तो वी नॉट इंटू 2/पाई, तो 2v0 बाई कितना, पाई। सिमिलरली अगर आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जहाँ जहाँ भी है उसकी जगह पे हम लोग आई रख लेंगे। इसका मतलब हुआ कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होगा एक टाइम पीरियड के लिए 0 होगा, लेकिन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हाफ टाइम पीरियड के लिए कितना हो जाएगा, 2I0 डिवाइडेड बाई पाई। कोई आपसे पूछेगा ये I0 क्या है, तो आप उसको क्या बताइएगा, I0 क्या है, पीक ना, मैक्सिमम वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, इट्स पीक बोलिए। आप इसको बोलिए पीक वैल्यू ऑफ करंट है। करंट अपने वेरिएशन के समय जो पीक वैल्यू अचीव कर रहा था, ये वो वाली वैल्यू है, सही है। लेकिन बाबू इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, आरएमएस वैल्यू। तो आपसे कोई पूछेगा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना है, चाहे आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है, तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले बताइए वोल्टेज होता कितना है, V0 साइन, अरे भाई ये वोल्टेज हम क्यों ले रहे हैं V0 साइन ओमेगा टी, बिकॉज ये वही वोल्टेज है जिसको हमने पैदा किया था। देखिए लाइट बहुत देर से कटा हुआ है, वाह रे भाई वाह, तुम लोग आज भी छुट्टी के नाम पे खुश होता है क्या, वही तो हम भी सोच रहे हैं कि इतना ठंडा में तुम लोग आया कहाँ है। सुनो इधर बात को ध्यान से सुनो, अगर हम लोग, हाँ जरूरत पड़ेगा जनरेटर चलेगा, अगर हम लोग मान लीजिए क्या नाम है जी इसका, हाँ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए, तो हमको VRMS चाहिए, क्या चाहिए बोलिए। तो आरएमएस समझना क्या होता है, आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन, इधर देखो ना, आर का मतलब होता है रूट, उसके बाद होता है मीन, एस का मतलब होता है स्क्वायर, और उसके बाद देखिए वोल्टेज लिख दिया मैंने, नहीं समझे यार, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ठीक है। अब एक काम करिए, आप अंदर में आप V की जगह पे V0 साइन ओमेगा टी ना लिखिएगा जी, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आप, हाँ ठीक है ऐसा हो जाएगा, अरे बोलो। अब बताओ इसको हम V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं, V0 स्क्वायर जो है वो तो एवरेज साइन का बाहर आ जाएगा। अच्छा तुमको पता है ना कि मीन और एवरेज एक ही चीज होता है, मीन और एवरेज एक ही चीज होता है। तो V0 का स्क्वायर यहाँ आया, और रूट से भी जब बाहर निकलेगा तो सीधे क्या बन जाएगा, V0 बन जाएगा। और बताओ तो अंदर में क्या बच गया, तो हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ टाइम पीरियड हो, फुल टाइम पीरियड हो, इवन क्वार्टर टाइम पीरियड हो, उधर हम लोग बहुत डिटेल में ये सब चीज़ को देखे हैं, कितना होता है वो 1/2 ही होता है। तो मिला जुला के रूट अंडर 1/2, तो ये हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाई कितना, √2। तो याद रखिएगा VRMS हो गया V0 बाई √2। अब बाबू सिमिलरली IRMS कितना हो जाएगा, I0 डिवाइडेड बाई √2। इज इट क्लियर, बोलो। V बराबर V0 बाई √2, I बराबर I0 बाई √2 हो जाएगा, देखिए क्लियर है। चलिए ये बात हो गई। अब सुनिए ध्यान से, बात ये है कि जब कभी भी हम किसी AC सर्किट में कोई अमीटर लगाते हैं या कोई वोल्ट मीटर लगाते हैं, नहीं समझे, तो वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बना हुआ अमीटर या वोल्ट मीटर नहीं होता है। वो किससे बनता है, हॉट वायर से बनता है। बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या है उस पर हमको नहीं जानना है, बस इतना समझिएगा कि जो AC मीटर्स होती हैं, AC मीटर्स जो होते हैं वो किसके बनते हैं, वो हॉट वायर होते हैं। यानी हम लोग यूज करते हैं हॉट वायर अमीटर भी
और हॉट वायर वोल्ट मीटर भी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हॉट वायर आमीटर आपको किसकी वैल्यू बताता है पता है? IRMS। हॉट वायर वोल्ट मीटर आपको किसकी वैल्यू बताता है? VRMS, है कि नहीं? बोलिए। हमारे घर में भी स्टेबलाइजर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें जो वोल्टेज बताता है वो कौन सा वोल्टेज होता है? अरे सब लोग बोलो ना यार, RMS वोल्टेज होता है। चाहे कोई किसी एमीटर से अगर हम लोग करंट चेक करें तो वो कौन सा करंट बताएगा? ये याद रखिएगा। यानी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये RMS वैल्यू होता है। क्लियर? चलिए अब सुनिए, अगर मान लीजिए सर्किट में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स लगे, मान लो रेजिस्टर लगा है, अरे बोलो ना, कैपेसिटर लगा है, मान लो इंडक्टर भी लग गया, और तब हमने उसको कनेक्ट कर दिया किससे? किसी AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो बाबू वोल्टेज तो हम वही लेंगे, V0 साइन ओमेगा टी ही लेंगे, लेकिन करंट जो होगा ना, करंट, कौन बोलो, करंट, वो अब हम लोग लेंगे I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नहीं समझे? तो यहां हमने ये पढ़ा है कि जरूरी नहीं है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो। आप जानते हैं कि इस फाई को क्या बोला जाता है? इस फाई को बोला जाता है फेज डिफरेंस। याद आया? एक्चुअली फाई को फेज डिफरेंस बोला जाता है इसलिए क्योंकि इस चीज को बोला जाता है फेज, इसको भी बोला जाएगा फेज। तो बाबू इसके फेज में और इसके फेज में कुछ डिफरेंस है कि नहीं? वो डिफरेंस फाई का ही ना है। तो जरूरी नहीं है कि करंट और वोल्टेज जो है दोनों सेम फेज में हो, यानी कि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस ना हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो। अब सवाल है कि सर ये फेज डिफरेंस सेम होने का, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। सवाल यह है कि सर ये फेज डिफरेंस के जीरो होने, यानी कि फेज डिफरेंस के, सॉरी, फेज के सेम होने और फेज में डिफरेंस होने का मतलब क्या है? तो जब कभी भी दो चीजें सेम फेज डिफरेंस, क्या बोल रहा हूं, सेम फेज में होती है ना, जब कभी भी दो चीजें सेम फेज में होती है तो वो एक साथ मैक्सिमम होंगी, यही मतलब होता है, याद रखिएगा। एक साथ जीरो होंगी, एक साथ मिनिमम होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए दो चीजें सेम फेज में नहीं है, दोनों के बीच में कुछ फेज का डिफरेंस है, तब जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो। हो सकता है एक मैक्सिमम हो रहा हो तो दूसरा उस समय जीरो हो रहा हो। ये भी हो सकता है एक मैक्सिमम हो रहा हो तो दूसरा उस समय मिनिमम हो रहा हो। रहे कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट ये है कि जरूरी नहीं है कि जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होता है उस समय करंट भी मैक्सिमम। ये भी हो सकता है कि वोल्टेज मैक्सिमम है लेकिन करंट जीरो है। ये भी हो सकता है करंट मैक्सिमम है लेकिन वोल्टेज जीरो है। तो इसीलिए जब भी अब हम लोग करंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा हो गया कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में ना हो, जिसमें बाबू भी तो खैर V0 साइन ओमेगा टी ही हो और आई जो हो वो क्या हो, I0 साइन ओमेगा टी प्लस अगर फाइव हो, तो जब हम लोग पावर निकालेंगे ना, एवरेज पावर, अरे यार पावर का फॉर्मूला उधर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, V इंटू आई है, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर, अरे है कि नहीं? तो एवरेज पावर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर एवरेज वैल्यू जब हम लोग लेंगे तो वो आता है IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाइव। बस ये बात आपको याद रखना है। एवरेज पावर होता है IRMS VRMS इंटू कॉस फाइव। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये सबसे आसान चैप्टर है, ठीक से समझ लीजिए। तो VRMS इंटू IRMS इंटू कितना, कॉस फाइव। आप बताइए इस कॉस फाइव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। बहुत बढ़िया, ये पावर फैक्टर है, सही है। चलिए अब हम चार टाइप के सर्किट की बात करेंगे। एक होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें हम सिर्फ एक रेजिस्टर ऐड करेंगे। एक होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें हम सिर्फ एक कैपेसिटर ऐड करेंगे। एक होगा प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें हम सिर्फ एक इंडक्टर, और एक होगा LCR सर्किट, यानी उसमें हम तीनों ऐड करेंगे। सही है। तब देखते हैं कि उस केस में करंट कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, पावर कितना होगा, बहुत सारा चीज हम तब देखेंगे। ठीक है, आइए मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ही स्लाइड में जो है तीनों को एक ही साथ लिख दूं, है कि नहीं?
तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या, बताइए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, प्योर कैपेसिटिव, यार कैपेसिटिव, TIV, कैपेसिटिव सर्किट। फिर बात करेंगे हम लोग प्योर, हाँ, इंडक्टिव सर्किट। और एक बात करेंगे हम लोग LCR सर्किट। मैं कोशिश कर रहा हूं, सही है ना, CY, हाँ, LCR सर्किट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब एक साथ हम लोग देख लें। तो इसमें क्या होगा, एक रजिस्टर होगा और एक होगा हमारा प्यारा AC सोर्स। हाँ, हमने पैदा किया है भाई। तो V बराबर V0 साइन। अब इसमें करंट मान लीजिए कुछ I फ्लो कर रहा है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, वो कैपेसिटर लगाएंगे जिसका कैपेसिटेंस C होगा, और फिर वही आएगा हमारा प्यारा AC सोर्स V0 साइन ओमेगा t। फिर इसमें एक इंडक्टर आएगा, हम लोग आएगा, चलिए ठीक है सुनिए। तो एक इंडक्टर आएगा और इसमें हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे बताइए, प्यारा क्या होता है ये AC सोर्स। तो ठीक है, और एक क्या करेंगे बताइए, एक उसमें रजिस्टर होगा, एक क्या होगा, कैपेसिटर होगा, और एक क्या होगा, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, इंडक्टर होगा। बहुत बढ़िया, एक हो जाएगा इंडक्टर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे किसको, V0 साइन ओमेगा t को। नहीं समझे। अब इन सब में मान लीजिए करंट की I है और यहाँ पर भी I है, हर जगह I है। तो इस केस में जब I लिखा जाता है ना, तो वो आता है I0 साइन ओमेगा t, बस I0 साइन। यानी आप बताइए इस केस में फाई की जगह कितना आ गया, 0 आ गया। कोई फेज डिफरेंस, क्या बोलेंगे अगर फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जिस समय करंट मैक्सिमम होगा, समझिए उस समय वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। जिस समय करंट 0 होगा उस समय वोल्टेज भी 0 होगा। अरे बोलिए ना, बढ़िया है। जब इसमें हम करंट लिखेंगे तो पता है क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा t। याद रखिएगा प्लस में आता है π/2, प्लस में π/2 आता है, नहीं समझे। तब हम इसमें क्या बोलेंगे, अच्छा पहले ही बताइए फेज डिफरेंस आया कितना, π/2 आ गया, बहुत बड़ी। हाँ, अब π/2 फेज ये आगे आगे है कि पीछे है, तो क्या बोला जाता है, बोला जाता है करंट। करंट की जगह पे हम लोग I लिख सकते हैं, I लीड्स दी वोल्टेज, माने करंट लीड्स दी क्या, वोल्टेज, बाई फेज, फेज वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, बाई फेज π/2 ऐसा लिख सकते हैं। या दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड। अरे करंट आगे चल रहा है तो वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट लैग्स बिहाइंड, सॉरी, वोल्टेज LAGS लैग्स बिहाइंड है कि नहीं, लैग्स बिहाइंड क्या, करंट बाई फेज π/2, नहीं समझे। चलो, जब हम ये इंडक्टर लिख रहे होते हैं तो इसमें हम करंट लिखते हैं I बराबर I0, हाँ, साइन ओमेगा t, माइनस π/2, देखिए माइनस π/2। अब इस केस में कितना आया, फाई कितना आया, कितना आया बोलिए। हाँ मतलब देखा जाए तो माइनस π/2 आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस π/2 लिखिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब की बार जो करंट है वो पीछे चल रहा है, करंट के लिए लिखेंगे I लैग्स बिहाइंड दी क्या, वोल्टेज बाई फेज कितना, π/2। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स दी करंट बाई फेज π/2। अरे कुछ बोलिएगा। लेकिन इस केस में, हेलो, इस केस में हम जब लिखते हैं I0 साइन क्या, ओमेगा t,
तो यहाँ कुछ फाई ही आएगा और इस फाई की वैल्यू हमको निकालनी होगी। ये फाई निकालना पड़ेगा। फाई क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा वो मैं अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ चीजें और देखेंगे। यहाँ पर आई नॉट क्या होता है? आई नॉट, तो आई नॉट होता है वी नॉट अपॉन आर होता है। देखिए वी नॉट अपॉन आर होता है। यहाँ पर आई नॉट क्या होता है? तो बाबू वो होता है वी नॉट अपॉन एक्स सी, वी नॉट अपॉन एक्स सी। अच्छा यहाँ पर आई नॉट क्या होता है? तो वो आता है वी नॉट अपॉन एक्स एल, वी नॉट अपॉन एक्स एल आता है। और यहां पर आई नॉट क्या आता है? तो वो आता है वी नॉट अपॉन जेड। सही है। अच्छा अब ये आर क्या है? इसका रेजिस्टेंस है। एक्स सी क्या है? एक्स सी को बोला जाता है, एक बार फिर से हम लोग देखिए यहाँ 4 भाग में बांट लेते हैं। 1 2, ठीक है ना? हाँ ठीक है, 4 भाग में बट गया है ना। तो बाबू बताइए एक्स सी जो आपने लिखा था यहाँ, वो किस, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या? रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बताइए एक्सेल को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन यहाँ जेड ना आ गया था। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ वी नॉट अपन जेड ना आ गया था। जेड को क्या बोला जाता है? जेड को बोला जाता है इम्पीडेंस। इम्पी लिख के डांस कर दीजिएगा, है कि नहीं? देखिए DNC, सही है। तो इसको बोला जाता है इम्पीडेंस। अब सवाल है कि आखिर ये होता क्या है? तो ये है रेजिस्टेंस, हाँ, ऑफर्ड बाई कैपेसिटर। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर। और ये क्या होता है? ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई दी होल LCR सर्किट। माने पूरा सर्किट मिल के जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो होता है। और वैसे भी देखिए वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस ही ना हमको करंट देता है। ओ माय गॉड, V बराबर आई आर, तो I बराबर V बाई आर ना होगा। तो कहीं ना कहीं यार ये V बाई आर ही होना चाहिए एक टाइप का। ये भी V बाई आर ही होना चाहिए और ये भी V बाई आर ही होना चाहिए। यहां पर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि V बाई आर है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, रेजिस्टर को हम रेजिस्टेंस ही कहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर को हम लोग, देखिए बोल नहीं रहे हैं। देखिए आप लोग क्या अभी फिर चौथा बार कभी रिवीजन का इरादा है क्या? है सब कहीं का। हाँ ये देख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्ट, कैपेसिटर को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द होल सर्किट को हम लोग इम्पीडेंस बोल देते हैं। बोलिए जल्दी, अब सुनिए ध्यान से। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि ये याद करने का तरीका कि कौन आगे है कौन पीछे। तो मैंने आपको याद कराया था क से करेंट, क से कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के केस में करंट आगे रहता है, तो इंडक्टर के केस में ऑब्वियसली वोल्टेज आगे रहेगा। ऐसा याद कर लेंगे हम। याद रहेगा? बोलो ऋतुराज, बताओ कैपेसिटर के केस में कौन आगे रहता है? करंट देखिए आगे रहता है। सही है, ऐसे याद करिएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब आखिर ये एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है भाई? तो 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन क्या? ओमेगा क्या है? तो जब आप ये वोल्टेज लिखे थे तो साइन ओमेगा टी नहीं लिखे थे, तो वही वाला ओमेगा है। तो ये हो जाए 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सएल कितना होता है? ये जस्ट ओमेगा इंटू एल होता है। लेकिन सवाल है कि जेड कितना होता है? अब इसके लिए आएगा छोटा सा तामझाम। हमको अब एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमको अब एक्सएल, एक्ससी और आर को वेक्टर मानना पड़ेगा। अरे बोलो ना। और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हमको इधर की तरफ क्या लिखना होगा?
आर लिखना होगा। आप समझे क्या है? और चलिए एक केस लेते हैं जिसमें एक्सेल बड़ा है एक्स सी से। केस क्या लेते हैं बोलिए? रुकिए, एक्सेल जो है वो बड़ा है किससे? एक्स सी से। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं ये बताओ? आर लिख देते हैं। हॉरिजॉन्टली आर ड्रॉ करेंगे और यही किया ही जाता है। उसके बाद हमको एक्सेल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक्सेल ड्रॉ कर। एक्सेल को तुम ड्रॉ करना कहाँ? ऊपर, ऐसा एक्सेल ऊपर ड्रॉ करना। और मैंने तुमसे कहा था कि ऊपर कौन रहता है बताइए? भगवान है, लॉर्ड रहते हैं। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान ही ना होता है, तो ऐसा कहिए। और नीचे कौन रहते हैं? सी। हाँ मैंने सी है, मारेंगे वो। अब ठीक है, अब अपने हिसाब से तुम लोग कैसे सोचने लगता है रे? हैं? चलो ठीक है, तो नीचे हो जाएगा क्या बताइए? एक्स सी। ऐसा देखिए आपको ड्रॉ करना पड़ता है। अरे कुछ बोलिएगा। अब हम इसी का जो रिजल्टेंट लेंगे ना, वो रिजल्टेंट हमको जेड की वैल्यू दे देता है। तो बताइए कैसे रिजल्टेंट निकलेगा? तो इसके लिए तो हम लोग मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर की तरफ मान लीजिए 100 न्यूटन है ना जी, नीचवा की तरफ कितना है बताइए ना? कुछ 60 न्यूटन लीजिए, काहे के लिए 50 ले रहे हैं? और इधर की तरफ ले लीजिए 30 न्यूटन। रिजल्टेंट निकल जाएगा आपसे। क्या करिएगा आप इसके लिए? आप इसमें से इसको घटा लीजिएगा ना जी, तो ऊपरवा आ गया 40, इधर हो गया 40, इधर हो गया 30। तो रिजल्टेंट इधर ना होगा। तो अंडर रूट 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर तुम करके देख लेना, वो अंडर रूट 2500 आएगा। अंडर रूट 2500 जो होगा वो ऐसा हम लोग करेंगे। तो आप बताइए कि इसमें भी ऊपर वाला बड़ा है नीचवा वाला? तो जब हम लोग ऐसा करेंगे, ए यार जगह है कम पड़ जा रहा है, छोटा छोटा है। ओ माय गॉड, थैंक यू। अच्छा, हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है? अब उसको थोड़ा उधर कर देंगे, नहीं समझे? अरे यार बहुत अच्छा, मिट का अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, सही है। तो अब बताइए कि अगर मान, चलिए चलिए ठीक, अगर मान लीजिए कि ये वाला बड़ा है तो क्या करना होगा? रिजल्टेंट वह ऊपरे ना आएगा जी, और उसके लिए हम करेंगे एक्सेल माइनस एक्स सी कर लेंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे। इधर की तरफ क्या आएगा बताइए? आर आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट को ही बोला जाता है जेड। तो बताइए जेड की वैल्यू होगी कितनी एक्चुअल में? तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अब प्लस कितना बताइए? आर स्क्वायर हो जाएगा। अरे कुछ बोलिए ना, आर स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब ध्यान से सुनिए, जिधर रेजिस्टेंस है ना उधर ही आपको रखना होगा करंट को। जिधर रेजिस्टेंस उधर, तो इधर आप करंट को रखिए, करंट आई नॉट लिख दीजिए। और जिधर ये इम्पीडेंस आया है उधर आपको रखना होगा क्या? वोल्टेज। आप समझे क्या? अरे बोलिए ना। और इस केस में ये जो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है उसी को हम उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस भी बोलेंगे। ओ माय गॉड, फेज इज नथिंग बट एंगल। फेज एंगल ही तो होता है। अरे साइन के बाद कुछ भी लिखोगे वो एंगल ही ना होगा। साइन कॉस टेन ये सब किसके लिए डिफाइंड होता है? एंगल्स के लिए डिफाइन होता है। तो कोई पूछेगा कि बताओ वोल्टेज या करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? अरे भाई तो एंगल का डिफरेंस बताइए आप उसको। तो एंगल का डिफरेंस यही ना आया है, तो यही हो जाएगा फाई। अब फाई कैसे निकलेगा भाई? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इधर की तरफ जुगाड़ लगाएंगे और हम लोग लिखेंगे टेन फाई इज इक्वल्स टू, बोलिए टेन फाई इज इक्वल टू ना, एक ट्रायंगल ध्यान से देखिए तो यहाँ बन रहा होगा ट्रायंगल, यहाँ पे ऐसा बन रहा होगा, बन रहा है, जिसमें ये वाला वैल्यू कितना है? एक्सएल माइनस एक्स, और ये वाला वैल्यू कितना है? आर है। तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी आर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है? अरे कुछ बोलिए। फिर हम 10 को इधर लेके चले जाएंगे तो हमको यहाँ से 5 मिल जाएगा। 5 विल भी कितना? तो 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी, तुम समझ जाओगे ना बाबू? बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाई क्या? आर हो गया। देखिए
अब हम बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर 5 की जगह पे पुट करने के लिए। लेकिन ना 5 प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी, मतलब क्योंकि इधर देखिए ना प्लस में भी आया था, इधर माइनस में भी नहीं आया था। तो सवाल है कि कब प्लस में आएगा, कब माइनस में आएगा। तो देखिए इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं। एक मिनट, इधर सब लोग मेरी तरफ देखिए। दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका तो देख के बताएंगे। इसमें बताइए करंट पीछे चल रहा है कि आगे चल रहा है? पीछे ना है करंट, वोल्टेज आगे निकल गया है। तो अगर इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको लिखना होगा करंट का इक्वेशन, नहीं समझे? इसके हिसाब से अगर तुमको करंट का इक्वेशन लिखना होगा, ठीक तो है? तो इसके हिसाब से अगर तुमको क्या लिखना होगा बच्चों, करंट का इक्वेशन लिखना होगा, तो क्या लिखोगे? आई नॉट। अच्छा, आई नॉट की जगह पे भी मतलब तुम तो वी नॉट अपन जेड ना लिखोगे। साइन तुम बताओ, ओमेगा टी प्लस 5 लिखोगे कि माइनस 5 लिखोगे? तो 5 एंगल करंट पीछे चल रहा था, यहाँ पर -5। दूसरा तरीका क्या है सोचने का कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा? कौन बताएगा? हाँ बोलो। हाँ, एक्सेल बड़ा ना है ओए। तो एक्सेल बड़ा है का मतलब इसका प्रभाव ज्यादा है, इंडक्टर का प्रभाव ज्यादा है। तो इंडक्टर के केस में करंट कहाँ रहता है? तो इसीलिए -5 आएगा। इंडक्टर के केस में करंट पीछे ही ना रहता है। तो चूंकि जिसका प्रभाव ज्यादा है वो खुद चाह रहा है कि करंट पीछे रहे, तो इसीलिए करंट पीछे रहेगा। ऐसे भी हम सोच सकते हैं। फिर से बताइए, जेड की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और फाई की वैल्यू कितनी होगी? टेन इनवर्स। सुनिए ना, मैं तो कहता हूं टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी कर लीजिएगा, चाहे एक्ससी माइनस एक्सएल कर लीजिए, आप देख लीजिएगा कौन बड़ा है, बस। और डिवाइडेड बाई आर कर लीजिएगा। सही है। फिर प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, हम देख लेंगे कौन आगे चल रहा है। एक तो फोटो से दिख जाएगा, और ना तो देख लेंगे कि अगर एक्सेल बड़ा है तो वो तो चाहेगा कि करंट पीछे रहे, लेकिन एक्ससी अगर बड़ा है तो वो चाहेगा कि करंट आगे रहे। जैसे इसी में अगर, अभी ढेर हो गया, रुकिए एक नया पेज ही ले लेते हैं और इधर हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर एक्ससी बड़ा हो जाए किसके? एक्सेल के, तो क्या होगा बाबू? एक्सेल जो होगा वो छोटा होगा, एक्ससी जो होगा अब की बार वो बड़ा होगा, और आर तो इधर ना होगा। तो अब जब रिजल्टेंट निकलेगा तो नीचे की तरफ आएगा कितना? एक्ससी माइनस एक्सेल आ जाएगा, और इधर की तरफ क्या आएगा? आर आएगा। और अब की बार जो रिजल्टेंट आएगा जेड, वो इधर ना आएगा। ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे कि जिधर जिधर रेजिस्टेंस है उधर आप क्या मान लीजिएगा? करंट मान लीजिएगा। जिधर इम्पिडेंस है उधर वोल्टेज मान लीजिएगा। और ये फाई हो गया ना जी। तो जेड की वैल्यू तो वही होगी, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही ना होगी। बस अंतर इतना आ जाएगा कि अब की बार एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप एक्सएल माइनस एक्स सी लिखिए, अच्छा है एक्स सी माइनस एक्सएल लिखिए, जब आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा। तो जेड के लिए घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर करेंगे, बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे। अब रही बात फाई निकालने की, तो बाबू टेन फाई अब की बार जब तुम लिखोगे तो दिस दिस का मतलब अब की बार एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर ना हो जाएगा, क्योंकि अब की बार एक्स ही बड़ा है। लेकिन अब जब, अब यहाँ से टेन भेज के इधर फाई लिख लेना। अरे टेन इधर भेजोगे तो फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स इतना आएगा ना। अरे यार इतना इरिटेट करता है। अब अगर हमको आई लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? तो हम लोग लिखेंगे आई नॉट साइन, आई नॉट का मतलब वही वी नॉट अपन जेड, साइन ओमेगा टी प्लस 5 की -5। साफ साफ दिख रहा है करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, तो प्लस में ही ना फाई आएगा। और इसको सोचने का दूसरा तरीका क्या है कि एक्ससी बड़ा है, यानी कैपेसिटर का प्रभाव। तो इस सर्किट को हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं बोलेंगे, बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज अ कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर का प्रभाव ज्यादा है, कैपेसिटिव सर्किट। आप समझ रहे हैं? अरे बोलिए ना। हाँ, तो ये कुछ कहानी है, ऐसे हम लोग कर लेंगे। सही है, चलिए ठीक है। और आइए इसमें हम लोग कुछ कुछ देखेंगे, और कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ देखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें एवरेज पावर कितना आएगा। नहीं नहीं, एक मिनट, इधर भी तो देखना है ना। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे?
एवरेज पावर देखेंगे, ठीक है। एवरेज पावर देखेंगे, रुकिए हम देखेंगे बिल्कुल, लेकिन इसके अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है।